नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र में आज हम बात करेंगे वायुदाब की पेटियों के बारे में। तो सबसे पहले हम वायुदाब का सामान्य परिचय देखते हैं। वायुदाब है क्या? पृथ्वी तल से हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैला वायुमंडल पृथ्वी तल पर दबाव में दाब उत्पन्न करता है। जो ये वायुमंडल है हमारी पृथ्वी तल पर क्या करता है? दाब उत्पन्न करता है। पृथ्वी तल के नज़दीक वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता जाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल व्याप्त है, जो अनेकों गैसों से निर्मित हजारों किलोमीटर मोटा आवरण है। और यह जो गैसीय आवरण है वह धरातल पर क्या करता है? दबाव डालता है, जिसे वायुदाब कहते हैं। अर्थात वायुमंडल ये जो दबाव है उसका अर्थ है कि किसी दिए गए स्थान व समय पर वहाँ के हवा के स्तंभ का भार, जो क्षेत्र है वहाँ पर उस हवा का क्या पड़ रहा है? भार पड़ रहा है। तो वो क्या हो गया? वायुदाब हो गया। वायुदाब की खोज सबसे पहले यूरिक ने की थी 1651 में। किसी स्थान का वायुदाब निरंतर परिवर्तनशील होता है। वायुमंडल में दाब सब जगह और सारे समय समान नहीं रहता है। यह वायु ताप द्वारा नियंत्रित होता है। अधिक ताप पाकर वायु फैलती है, जिससे उसके घनत्व में कमी आती है। फलस्वरूप वायुदाब घटता है ना। यानी कि अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। तापमान और वायुदाब दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक सघन होती है। अधिक ऊंचाई पर वायु अपेक्षाकृत विरल होती जाती है। इसलिए पर्वतों अथवा पठारों पर मनुष्य को अपेक्षित मात्रा में ऑक्सीजन के लिए अधिक बार सांस लेनी पड़ती है। इस कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ ले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम स्थलखंड से ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है, घटता जाता है। वायुदाब मापने की जो इकाई है वो मिलीबार होती है, और 1 मिलीबार का अर्थ है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल। वायुदाब का वितरण हम देखें तो वायुदाब का वितरण जनवरी में वायुदाब की स्थिति क्या होती है और जुलाई में वायुदाब की स्थिति क्या रहती है। देखिए, मानचित्रों पर वायुदाब को समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तापमान की भांति वायुदाब के लिए भी वर्ष के 2 महीने जनवरी और जुलाई चुने गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी में वायुदाब की स्थिति, उसके बाद जुलाई में वायुदाब की स्थिति। तो ये जो स्थिति है आपको चित्र दिख रहा होगा, ये है जनवरी में वायुदाब की स्थिति। जनवरी में वायुदाब की स्थिति दर्शाई गई है यहाँ पे। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है। इसलिए सूर्य कहाँ हो गया? दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। इस कारण वहाँ तापमान अधिक होता है और वायु भार कम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो तापमान अधिक होगा और वायुदाब क्या होता है? कम होता है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र इस समय कौन कौन से बन जाते हैं? दक्षिण अमेरिका बन गया, दक्षिण अफ्रीका बन गया, ऑस्ट्रेलिया के जो आंतरिक क्षेत्र है वो सारे क्या हो गए? न्यून वायुदाब के क्षेत्र हो गए। ये दिखाया भी है, देखो ये 1015, 1015, 1015, 985 तो न्यून वायुदाब केंद्र है। और जैसे ऊपर जाते हैं उत्तर में तो क्या होगा? उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध पूर्णतः विकसित उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तो जो जनवरी है इसमें दक्षिण में वायुदाब कम होता है और उत्तर में वायुदाब अधिक होता है। उसी प्रकार जुलाई माह में वायुदाब का वितरण, जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लगभग लंबवत चमकता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है। यह खिसकाव
एशिया में सर्वाधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल के अधिक गर्म हो जाने के कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटी विकसित हो जाती है। सूर्य उत्तरायण आ गया, कर्क रेखा पर आ गया तो तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तो क्या हो गया, वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब की पेटियां। वायुदाब पेटियों के निर्धारण का जो प्रमुख आधार है वह तापमान तथा पृथ्वी को एक ही प्रकार का धरातल मानकर ये पेटी निश्चित की गई है। अतः ये पेटियां अत्यधिक साधारण सरलीकृत दर्शाई गई हैं। भूमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है। वायुदाब को 7 पेटियों में प्रदर्शित किया गया है। देखिए 7 पेटियों में सबसे बीच की जो पेटी है वह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, एक तो कॉमन है। उसके बाद दूसरी पेटी ना उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 2 हो गई। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी तो उत्तरी गोलार्ध में अलग और दक्षिणी गोलार्ध में अलग हो गई। इसी तरह ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में अधिक अलग और दक्षिणी गोलार्ध में अलग हो गई। इस तरह से कुल 7 पेटी हो गई। देखिए आपके बीच में भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी हो गई, उसके बाद में 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में हो गई, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। अब हम सबसे पहले देखते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में पेटी विस्तृत है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचा होता है और तापमान ऊंचा होने के कारण यहाँ पर वायुदाब कम रहता है। यहाँ वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकता रहती है तथा वायु का घनत्व कम रहता है। तो इस पेटी में वायुदाब निम्न होता है, इसलिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी कही जाती है। इस पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, अपितु अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती हैं और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम पेटी भी कहा जाता है और यह एक तापजन्य पेटी है। इसमें क्षैतिज वायु नहीं चलती, केवल कैसे चलती है, ऊर्ध्वाधर वायु चलती है और यहाँ पर आपके संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। यह शांत कटिबंध है, इसको डोलड्रम पेटी भी कहा जाता है। अब दूसरी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। तो जो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है यह उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 2 विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पेटी स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अलग और दक्षिणी गोलार्ध में अलग। यहाँ पर प्राय वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च वायुदाब और मेघ रहित आकाश पाया जाता है। देखो यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वायुदाब भी अधिक है। इस पेटी की मुख्य विशेषता यह है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी के महाद्वीपों में पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। तो विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं वो आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं क्रमशः अपने दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इन उच्च दाब क्षेत्रों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं और यह एक गतिजन्य पेटी है। जिस प्रकार से भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी तापजन्य थी, ये गतिजन्य पेटी है। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य स्थित है। इन अक्षांशों में निम्न तापमान पाया जाता है, लेकिन यहाँ उच्च दाब के बजाय
निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। तो यह भी एक गतिजन्य पेटी है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गतिजन्य पेटी है, और भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी दोनों तापजन्य पेटी है। चौथी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण सदैव उच्च दाब रहता है। दोनों गोलार्धों में स्थित ये दोनों पेटियां ताप जनित हैं। यहाँ पर तापमान वर्ष भर कम रहने के कारण ध्रुवों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों का धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है। इसलिए धरातल के निकट वायु की वायु अत्यधिक शीतल व भारी रहती है। इस कारण यहाँ धरातलीय दाब संबंधी आंकड़े प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होते। नमस्ते। तो इस तरह से ये भी आपके ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। यहाँ पर उच्च दाब का प्रमुख कारण है कि ध्रुव पर हमेशा तापमान कम रहता है और निम्न तापमान के कारण वायुदाब उच्च रहता है। इसमें बीच में विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य है। फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 के बीच में, और उसके बाद में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो आपके ध्रुव के पास में है।